ग्रुप डिस्कशन। श्री जी, आपका स्वागत है। आप कार्यक्रम शुरू करिए। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी दोस्तों को प्रणाम। तो सबसे पहले तो मंच खुला है और विषय वस्तु अभिषेक जी ने बता ही दिया। तो मैं चाहूंगा कि बारी बारी से कोई भी सदस्य जो इस संबंध में कुछ जानकारी हम लोगों से शेयर करना चाहते हैं। श्री जी, पहले आप इसका एक बैकग्राउंड बताइए और पूरा अपना विचार बताइए, और फिर इसके बाद आप इनवाइट करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके अनुभव बताइए। ओके। मुझे 1 मिनट। सबसे पहले तो विषय जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, वेलनेस व आयुष सेवा क्षेत्र में आर्थिक विकास की संभावनाएं। यहाँ पे मैं थोड़ा गौण हूँ, हो सकता है कि थोड़ा टचअप करूं और इनवाइट करूंगा कि, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में काफी माहिरत है अंदर में, हम लोग अनुभव में जी रहे हैं। ये बहुत हेल्थ केयर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पोस्ट हेल्थ केयर में हम जब जाते हैं तो जिंदगी की सारी कमाई उसमें चली जाती है। हमारी समाज की व्यवस्था इस समय बनी हुई है और प्रिवेंटिव बहुत आसान है। जैसे अगर शरीर की बनावट को ही देखा जाए तो शरीर में सेल्फ हीलिंग हर ऑर्गन, हर लिविंग सेल के पास ऑलरेडी डिजाइंड है। गड़बड़ कहाँ होता है? हमारे जो डिफरेंट इनपुट है, जैसे अन्न, जल, वायु, विचार आदि इंटेक जो है, वो अगर हमारे दूषित हो जाते हैं तो हमारी हीलिंग क्षमता भी दूषित हो जाती है। मैं थोड़ा माफी चाहूंगा क्योंकि कुछ यहाँ घर में काम ऐसा चल रहा है कि मैं उनको मना भी नहीं कर सकता हूँ और हमारी आवाज में डिस्टरबेंस आएगी। बीच में कुछ आवाज आ रही है तो आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्लियर कट? आपकी आवाज बिल्कुल साफ है श्री जी, आप कंटिन्यू कोई रखिए। और साइड से आवाज आ रही है, उससे नहीं डिस्टरबेंस नहीं नहीं, आ रही है? कुछ नहीं आ रहे ओके, हैं। ठीक है, थैंक यू। तो मैं जैसे बात कर रहा था कि हेल्थ हीलिंग बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली डिजाइन है। जरूरत है एक मनुष्य को अवेयरनेस के साथ वो इनटेक जो सेल्फ हीलिंग को कंप्रोमाइज कर रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी या वाइटलिटी को फुली डेवलप नहीं होने दे रहे हैं, उससे परहेज करने का। और हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे बुजुर्गों के द्वारा मिले हुए ज्ञान में ये सब चीजों का किसी न किसी रूप में समावेश है कि हम कैसा खाना खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, उसी तरह से कैसा पेय पदार्थ लें, कैसा श्वास प्रक्रिया से हम प्राणायाम के द्वारा अपनी हीलिंग को और मजबूत करें। अब ये सब कुछ तो है, लेकिन आर्थिक विकास की संभावनाओं में जब हम देखना शुरू करते हैं तो ये अपने आप में पेशा नहीं हो सकता है, फिर भी सेल्फ सस्टेनिंग किया जा सकता है कि जो भी इंसान इसके प्रचार प्रसार में रखा हुआ है वो कम से कम भूखा ना रहे। तो मेरे अनुसार तो अगर जागृत लोग हों तो अपने अपने लोकेलिटी में ही हर जगह एक इस तरह का सेंटर बने जिसमें गांव के तमाम लोग आ सकें, सीख सकें। और जैसे गुरु प्रथा होती थी कि गुरु दक्षिणा के रूप में एक एक मुट्ठी चावल ही दे दें, एक एक रुपया ही दे दें, या जो भी एक नॉमिनल, ताकि वो जो सिखाने वाला है या जो कार्यकर्ता उसमें लगा हुआ है उसका कल्याण हो जाए। और हर गांव में एक इसी तरह का प्रिवेंटिव केयर सेंटर बनाया जा सकता है जिसमें अगर कुछ हुआ भी तो उसको कैसे हम ठीक किया जा सकता है अपने आप में सेल्फ हीलिंग से, जिसको हम आजकल प्राकृतिक उपचार केंद्र भी बोल सकते हैं। नाम कुछ भी दिया जा सकता है, ये कोऑपरेटिव का एक हिस्सा ही हो जाएगा। बहुत आसान है, लेकिन जागृत लोग होना बहुत जरूरी है कि जो इसके महत्व को समझे और इसको सेल्फ सस्टेनिंग बनाने के लिए कम से कम तत्पर रहें। तो फिलहाल के लिए मैं इतनी चर्चा देके इनवाइट करूंगा अन्य सदस्य, कोई भी अपने विचार इस पे रख सकते हैं। मैं पहले ब्रिगेडियर राजाराम यादव सर से इनवाइट करूंगा कि आपका भी काफी अनुभव है व्यक्तिगत,
तो इस विषय वस्तु पे थोड़ा सा खुलासा करेंगे। जी सर, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं आज रूरल एरिया में हूँ। थोड़ा सा हो सकता है डिटेल ना आए तो बता देना। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और उसको तैयार करना शरीर को प्रकृति ने, और उसमें आयुष का बड़ा योग है। श्री जी ने जो बात बताई है वो बिल्कुल सत्य है। हमारा सब कुछ हमारी बॉडी ही है। बॉडी प्रकृति ने या भगवान ने ऐसे गिफ्ट दी है कि उसमें बहुत सारे सिस्टम हैं जो अपने आप ही उन सिस्टम को तैयार करना एक जरूरी है। नॉर्मल उसके डेवलपमेंट में भोजन का रोल बहुत ज्यादा है, एनवायरनमेंट का रोल भी है, एक्सरसाइज का रोल भी है, योग का रोल भी है, जो हमारे आयुष में बहुत ज्यादा संक्षेप में बॉडी को तैयार करने में दिए हैं डेवलपमेंट। अब इसमें अलग अलग सिस्टम है। अलग अलग सिस्टम में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम जो इस तरह का है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड जहां से घूमता है, कहाँ जा रहा है, कहाँ रुक रहा है, क्या प्रॉब्लम है। दूसरा इनका इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम को तैयार करने में हमारे आयुष का बहुत योगदान है, और उसको तैयार करने के लिए हमें ये सब जो श्री जी ने बता दिया वो जरूरी है। अब कुछ बातें ऐसी है जो ये कैसे अफेक्ट हो रहा है उसका मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो बॉडी में साइलेंट फॉर्म में हमारा इम्यून सिस्टम के सेल काम करते हैं। उनको ट्रिगर देने के लिए पहले तो उनको तैयार करना हमें आयुष का, भोजन का, एनवायरनमेंट का, शरीर को तैयार करने में और उस इम्यून सिस्टम को भी तैयार करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बॉडी में जैसे कोई भी आपको कट लग गया, कोई मेडिसिन काम नहीं करती है, बॉडी अपने आप हील करती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गई, आप केवल वो मेडिसिन या वो बाहर से अप्लाई करते हैं कि बाहर से कोई इन्फेक्शन, बाहर से कोई चीज उसको, जो मान लो स्किन कट गई तो स्किन में घुसने की, स्किन तो खुद ही प्रोटेक्टिव है, तो उसमें घुसने की कोशिश ना करें। इसके अंदर जो हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम बना हुआ है वो ये है। सर की आवाज आ पा रही है? जो उसको खत्म करे, तो उसके साथ लड़ाई करे और उसको खत्म करे। तो ये सिस्टम को तैयार करने में की जरूरत है। अब इसमें प्रिवेंटिव मेडिसिन का जिक्र कर दिया आपने आयुष में, तो उसको हो ही ना, इस पे हमारा आयुष का बहुत रोल है, हमारा आयुर्वेद का बहुत रोल है कि ये आए ही क्यों, वो शरीर में घुसे ही क्यों, वो जो अनवांटेड चीज है। लेकिन उसमें जो हमारा सिस्टम, स्पेशली इंडियन सिस्टम या आयुर्वेद सिस्टम, वो प्रिवेंशन के लिए पहले ही लेता है। आपने बहुत बचपन से ही देखा होगा, हम लोग खेतों में मिट्टी के साथ खेलते हैं तो कुछ से जो खराब बीमारी फैलने वाले बैक्टीरिया हैं वो एक एक दो दो घुस जाते हैं, तो उनके अगेंस्ट बॉडी तैयार होती है। और फिर वो बॉडी जब वो ऐसे ज्यादा फॉर्म में, ज्यादा स्ट्रेंथ में या खतरनाक स्ट्रेंथ में घुसते हैं, तो वो जो एक्टिव हो गए हैं इम्यून सिस्टम, वो उसको एकदम दबा देती है और वो उसका इलाज करती है। अगर वो उसको ओवर पावर कर लेती है तो आप उससे बच सकते हैं, अगर नहीं कर सकती तो आपको ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो शरीर की स्ट्रक्चर है और उसको इस सिस्टम से हम अच्छी तरह रखा सकते हैं। हम जिक्र करते हैं, हाँ, हमारे पंचगव्य, हमारे पंचगव्य बनाया हुआ है जो इम्यून सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो वो कैसे बढ़ाता है? पंचगव्य में 5 पदार्थ है गाय के,
उन पदार्थों में क्या है? उन पदार्थों में एक पदार्थ है दूध, दूसरा है दही, तीसरा है घी। ये तीनों ही पोषक हैं, तीनों में सब चीजें की भरपूरता है। चौथा है थोड़ी यूरिन, और पांचवा है थोड़ा गोमय। वो गोमय और यूरिन क्यों ऐड करते हैं? यूरिन तो उसमें एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं जो जो इस सिस्टम को अच्छे करते हैं, और थोड़ा सा गोबर लेते हैं जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन होता है, उनमें जो कुछ बैड बैक्टीरिया जो हमारे लिए नुकसान है वो भी होते हैं। तो वो ये पोषक और सब मिलके और हमारा इम्यून सिस्टम बनने में बहुत मदद करते हैं। ये तथ्य है। आज का जो पंचगव्य बनाने का स्टाइल है वो मुझे पता नहीं है ज्यादा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मेरी माँ और हमारे एक परिवार में बहुत पहले से डेली पंचगव्य खिलाया जाता था हमें, पूरे परिवार को एक एक चम्मच। वो कैसे बनाती थी? दूध तो फ्रेश लेती थी, दही पीछे का लेती थी, पीछे कल पहले का जमाया हुआ, उसकी जो भी क्वांटिटी लेती थी घर की संख्या के अनुसार, एक चम्मच या मतलब काफी अमाउंट आप कह सकते हैं, करीब करीब 30% दही, 30% दूध, 30% घी। घी बटर भी ले लेती थी वो, उसको खीर की तरह मिक्स करती थी। उसमें केवल 5-6 ml बछिया का, जिसमें हार्मोन वगैरह नहीं होते हैं, वो यूरिन फ्रेश लेके डालती थी। और गोबर का जो बाहर का व्हाइट व्हाइट पोर्शन है वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 ग्राम डालती थी। इसको मिक्स करके वो हमें डेली के डेली, पहली डाइट हमारी ये होती थी। और मुझे तो अब पता लग गया कि वो ऐसे क्यों करती है, हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, आयुर्वेद में बहुत एक्सपर्ट थी। किसी को भी कोई बीमारी हो जाए तो एक दवाई लेकर आती थी। तो ये क्यों डालती थी, अब मेरी समझ में आया कि ये सब पोषक और एंटीऑक्सीडेंट सारे इसमें आ गए हैं। और इसमें जो वो पोर्शन डालती थी उसमें कई तरह के बैक्टीरिया या उनके डेड बॉडीज वगैरह होते थे, वो थोड़े से ही मिक्स होकर वो इम्यूनिटी डेवलप करने में, कि कभी ज्यादा संख्या में ये डेंजरस बैक्टीरिया घुसेंगे या वायरस घुसेगा तो वो बॉडी को तैयार करते थे। ये बिल्कुल सत्य आज की साइंस में भी है। ये टीकाकरण क्या है? टीकाकरण आयुर्वेद में वो जो वैक्सीन, वो जो पंचगव्य का यूज है, वो आज का टीकाकरण है। हम डायरेक्ट दे देते हैं। पोलियो वायरस, पोलियो भी बीमारी करती है। पोलियो वायरस को का मरा हुआ सेट एंटीजन, उसमें वो एंटीजन के रूप में वो हम लगाते हैं इंजेक्शन में। वो जाके बॉडी को तैयार करता है कि इस तरह का कोई वायरस घुसेगा, तो वो बॉडी तैयार होती है, उसमें इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। और जैसे वो एक्चुअल ऑन ग्राउंड घुसेगा तो वो उसमें इतना तेजी से होगा कि उसमें उसका असर ही नहीं होगा। सब ऐसे ही है। वायरस जो कुत्ता काटने से क्या होता है, उसमें वायरस है। तो इस तरह का ये सिस्टम हमारे इसमें भी था। और अभी इसी के लिए, मतलब बॉडी को तैयार करना है। बॉडी अपने आप, नेचर ने, भगवान ने अपने आप ऐसा बनाया है कि जिस तरह का माहौल है उसमें वो एडजस्ट करती है। तो इसीलिए तो ये फॉरेन वाले आते हैं, वो अभी तो हम भी बोतल में पीने लग गए, वो पानी अपने साथ अलग से लाते हैं। क्यों? हम इम्यून हैं। हम जो हमारे कुछ बैक्टीरियाज हैं उन वो हम रोज पीते हैं और उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, हमारे को वो बीमार नहीं करेंगे। लेकिन उनको आते ही 10 लग जाएंगे। ये शरीर का बना बनाया सिस्टम है, और इसको तैयार करने में आयुष का बहुत योग है। अब ये इन थोड़ा बहुत इंटर रिलेटेड भी है। जैसे हमारे, आप सब जो सीनियर हैं वो सब जानते हैं, स्मॉल पॉक्स दुनिया में बहुत सीरियस से हुई थी। और उसका जो गाय के पॉक्स होता है, काउ पॉक्स, उसका वायरस और उसका वायरस मिलता है।
तो जो भी लोग दूध निकालते थे, हमारे दूधिया या हमारे माताएं गाय का, उनमें वो स्लोली स्लोली उसके अगेंस्ट रेजिडेंस हो गया स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, और उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुई, नहीं होती थी। इसी से वैक्सीन बनी है स्मॉल पॉक्स की, और उससे इरेडिकेट हो गई, दुनिया से निकाल दी। पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जिसने वो स्मॉल पॉक्स और रीजनल डेंजरस वायरस बायोलॉजिकल वारफेयर के लिए बचा के रखा है। एक उनमें चाइना है। तो इस तरह ये जो है प्रिवेंटिव मेडिसिन में, वैक्सीन इज वेरी मच पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन। हमारे दूसरे फॉर्म में आयुष में लेते थे, लेकिन इसका बहुत अच्छा योगदान है, क्योंकि ये बॉडी को तैयार करती है। उसमें जो उसी के एंटीजन, उस टाइप के जो बीमारी करने वाले हैं, वही उसकी डेड फॉर्म में है, लेकिन वो बॉडी को तैयार कर देती है। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी बॉडी को तैयार करने के और आयुर्वेद में तो बहुत से तरीके हैं। व्यायाम है, योग है, अपने ये जो खाना है, खाने में किस तरह का क्या है, उस तरह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तैयार होता है। तो उन सब का ध्यान में रखते हुए ऐसे करते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब लोग ये कहते हैं कि एलोपैथी तो बहुत डेंजरस आ गया, बहुत ये आ गया। कोई भी पैथी में अपने अपने गुण हैं। सब पैथी अच्छी है, लेकिन जो खराबी है वो उसको यूज करने वाले में है। हमारे डॉक्टर में आजकल पैसा कमाने के चक्कर में वो बीमारी नहीं है तब भी ऑपरेशन करते हैं। इसमें एलोपैथी का क्या रोल है? तो सब पैथी अपनी अपनी स्टेज में, कहीं कैंसर है, कैंसर का तो और कहीं इलाज नहीं है, ज्यादा प्रिवेंशन है। लेकिन इलाज जो होने के बाद तो, हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक का तो ब्लॉक हो गया तो उससे खोलनी पड़ती है। मेरे चाचा वहाँ रामदेव ऐसे बोलते हैं कि नहीं मैं इस तरह इलाज कर दूं। मेरे चाचा को सीरियस हो गए थे, वो वहाँ हम रामदेव से वो उस दवाई लेने लगे। रामदेव ने ये बताया, भैया इस स्टेज पे एलोपैथी, ये आयुर्वेदिक के ये काम बहुत स्लो करते हैं, इनको तो प्रिवेंशन के लिए है। लेकिन अभी आप जाइए इमीडिएटली ऑपरेशन कराइए, और वो उससे बच गए। तो यही दो लाइन मैंने कहनी थी कि शरीर ही अपना बचाव अपने आप करता है, अगर हम उसको ठीक से तैयार करें। और जो ये वैक्सीन और ये बहुत जरूरी है। हमारे ये जैसे पंचगव्य है, और भी कोई पदार्थ, बहुत से पदार्थ लेते हैं हम, जैसे तुलसी, उसमें भी है, वो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। तो इम्यूनिटी बूस्टर बहुत जरूरी है, वो भी इसमें कहीं ना कहीं आना चाहिए। धन्यवाद साहब। थैंक यू जी ब्रिगेडियर यादव सर। आज एक रहस्य क्या भी पता चला कि अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन करना है तो बचपन से पंचगव्य का इस्तेमाल, जाने या अनजाने में। हमारे ब्रिगेडियर साहब जिंदा एग्जाम्पल हैं, जिनकी दादी माँ ने या माताओं ने बूस्ट दिया। आर्थिक विकास की संभावनाओं पे थोड़ा सा जिक्र कर देंगे? प्रिवेंटिव। देखिए, हेल्थ इज वेल्थ। अगर शरीर स्वस्थ है तो आर्थिक विकास तो होगा ही। नहीं, इसके एक कई सारे छोटा सा मुझे डायमेंशन। आ गया, एक छोटा हाँ, सा आ गया कि हर घर में माताएं अगर पंचगव्य बनाएं, बाहर में जो हमारा खर्च हो रहा है वो बच जाएगा। और दूसरा है कि हमारे पड़ोस में भी अगर किसी को परेशानी है तो उसको भी दिया जा सकता है, भले उसे 5 रुपया लिया जा सके। तो सो एक्चुअली ये जो पंचगव्य में हमारी सर, मैं हमारी मैं प्रैक्टिकल एग्जाम से केवल एक लाइन और जोड़ देता हूँ। पंचगव्य नहीं, जो भी हमारा जो सिस्टम है उसमें एक जरूर जोड़ देता हूँ। प्रकृति ने जो बायो मटेरियल, बायो फूड भी है, वो शॉर्ट लिव है। हम भी खुद शॉर्ट लिव है, हमारे भी कुछ लाइफ, एवरीथिंग स्पेशली वेजिटेबल है, फ्रूट है, और उसको आप प्रिजर्वेटिव डाल के उसका लाइफ बढ़ा सकते हैं, पर उसकी क्वालिटी में फर्क पड़ता है। पंचगव्य आजकल बोतल में होने लग गया है। मेरी माँ को तो ज्ञान था नहीं, उसने हमें उसी दिन बनाना और उसी दिन खिलाना, उसी दिन नहीं, सुबह सुबह बनाना, सुबह सुबह खिलाना। तो अब हम उसको बोतल में बना के रख लेते हैं। उसमें खैर पंचगव्य में मुझे पता है कि प्रिजर्वेटिव तो नहीं डालते, पर डेफिनेटली जो भी लिविंग है, जो जो
बायोमेटेरियल है, उसका अपना लाइफ है, वो डिटेरियोरेट होता है। तो अगर ये सिस्टम बन जाए कि घर घर में गाय रखे और गाय का पंचगव्य उसी दिन यूज हो, मतलब उसी दिन का मतलब थोड़ा बहुत कर सकते हैं आप, लेकिन ये प्रिजर्वेशन है ना, ये उसकी क्वालिटी को खराब करता है। चाहे यूरिन हो गाय की, और गोबर का तो मैं बिल्कुल कंफर्म है कि हमें आजकल तो कोई काफी जगह हैं जो ना पांचों चीजें इक्वल इक्वल क्वांटिटी में डालते हैं। उसका उतना ही मटेरियल लेना होता है, और वो भी वाइट पोर्शन जिसमें बैक्टीरियल कंटेंट हो। उसमें कुछ डेंजरस भी हो सकते हैं, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं। तो वो उस उसमें इक्वल क्वांटिटी में मेरे ख्याल से तो ज्यादा है, पर क्योंकि मैं तो पंचगव्य का एक्सपर्ट नहीं हूं, तो ये जो फ्रेश लेके, चाहे वेजिटेबल हो चाहे फ्रूट हो, जहां प्रिजर्वेटिव आ गया वहां कुछ ना कुछ क्वालिटी में डेंजर तो जरूर आएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू वीर यादव साहब। अभी शरीर पे बार बार बात हो रही है कि स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो शरीर पे ध्यान आ जाता है कि शरीर में अगर कुछ गड़बड़ी है तो इसको अस्वस्थ हम बोलते हैं। लेकिन स्वास्थ्य की ठीक से परिभाषा देखा जाए तो जो स्व में स्थापित है उसी को स्वस्थ बोलते हैं। इसका मतलब कि वो व्यक्ति जो अपने को कह रहा है कि मैं हूं, वो मैं कौन हूं, उसको समझ रहा है, अवेयर है, और उस चेतना में जी रहा है, उस चेतना में स्थापित है हमेशा। और इसी के लिए हम लोगों के सिस्टम में अष्टांग योग का इम्पोर्टेंस, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, और एक और उसके साथ साथ आ जाता है जिसकी कहते हैं कि हम बॉडी इज मेड ऑफ 5 कोशास, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये पांचों कोश की शुद्धि जब होती है ऑटोमेटिकली हेल्थ हमारा A1 है। हमारे बीच में पंचकोश शुद्धि या अष्टांग योग के एक्सपर्ट जीवन चंद्र उप्रेती जी हैं। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा खुलासा करें आज के विषय पे। बहुत 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 धन्यवाद जी, प्रणाम आपको और सभी लोगों को उपस्थित। आप सब्जेक्ट स्वास्थ्य का है, तो जो आपने पंचकोशीय वाला बात करी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारा शरीर जो हम देख रहे हैं ये हमारी फिजिकल बॉडी है। इसके अतिरिक्त जो हम नहीं देख पा रहे हैं और अन्य शरीर भी हैं। जो सबसे सामने जो हमारे सामने नजरों के सामने है ये भौतिक शरीर है, और इसके अंदर एक ऊर्जा शरीर जो दिख रहा है अन्नमय कोश है। इसके अंदर प्राणमय कोश होता है जो 5 प्राण और 5 उपप्राण 10 प्राणों से बना हुआ ऊर्जा शरीर जिसे कहते हैं। और उसके बाद ये अन्नमय प्राणमय और उसके बाद मनोमय कोश होता है। मनोमय कोश जो है आपकी बुद्धि और चेतना के माध्यम से बना होता है। और उसके नीचे और ये मनोमय कोश जो है यह प्राणमय कोश और जो अन्नमय कोश है उसके बीच एक ब्रिज का काम करता है। और उसके नीचे आपका जो है विज्ञानमय कोश और जो तर्क जिसमें आ जाता है, लॉजिक आ जाता है, और उसके बाद सूक्ष्म। तो ये 5 जो पंचकोशीय शरीर बताए गए हैं, इन शरीरों को समझने से ही हम अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। तो योगी लोग क्या करते हैं, इसको जो अष्टांग योग बताया गया है जिसमें 5 बाहर की शुद्धि के लिए और 3 जो है अंदर के लिए, अंतरांग कहते हैं उनको, जिसमें ध्यान समाधि और धारणा ध्यान और समाधि आता है। तो ये जो धारणा ध्यान और समाधि वाला है, समाधि तक पहुंचने के लिए सारी ये क्रियाएं हमें अपनानी पड़ती हैं अगर हमको स्वस्थ रहना है। तो योग के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने चित्त वृत्तियों को रोक करके उनका शमन करते हैं। और चित्त वृत्तियों का जो हम रोकते हैं तो उसके माध्यम से जो हमारे अंदर राग द्वेष मोह क्लेश ये सब होता है, इसका ऑटोमेटिक विनाश हो जाता है। तो अगर इनका विनाश हो जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर एक हमें आत्म तत्व का ज्ञान होता है और हम अपने बारे में जान पाते हैं कि हमारा शरीर है क्या। तो ये तो हमारे
शरीर के जो प्राण जो 5 कोशीय शरीर है, इसमें आप सवाल ये है कि जो अन्नमय, तो ये जो अन्नमय कोश है ये आपके हाड़ मांस और ये मसल्स और इन सब से बना है, जिसमें 5 तत्वों का, जिसमें 5 तत्व मिले हुए हैं। ऊर्जामय कोश में जो है वो चक्र बनते हैं, इसमें चक्र 6 चक्र होते हैं, उनके माध्यम से ये रेगुलेट होते हैं। तो चक्रों के बारे में भी योग में 8 बताया गया है। और प्राणी की अगर और उसमें एक्चुअली वैसे तो हर कोष हर सेल जो है वो चक्र माना जाता है, लेकिन जो योग के अनुसार 6 चक्र बताए गए हैं वह हमारे एनर्जी स्टेशन, पावर हाउस कहते हैं। तो वो ऐसी ऐसी जगहों पर हैं जहां पर हमारे क्या है, स्पाइन में 72,000 नाड़ियां हैं। वो नाड़ियां जो होती हैं वो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई हैं। और उनका जो मेन नाड़ियां सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला 3 महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे मूलाधार चक्र पर, जो स्पाइन के जस्ट एकदम अंतिम छोर पर रहता है, वहां से वह स्पाइन के माध्यम से ऊपर को आती हैं। और उनमें से हर जो जो आपका रीढ़ की हड्डी बनी है वो छोटे छोटे टुकड़ों से, बोन से मिल करके एक माला की तरह रहती है। उसके अंदर ये आपके सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला नाड़ी मस्तिष्क तक जाती है। और इसके अतिरिक्त हर स्थान पर जहां पर भी आपके चक्र हैं वहां से नाड़ियां जो है वितरित होती हैं, कहीं पैर पर, हाथ के लिए, मस्तिष्क के लिए, सब जगह के लिए चारों ओर जाती हैं। और तो इसका इसीलिए विशेष महत्व माना गया है स्पाइन का। और जो जो सुषुप्त शक्ति, जो सुषुप्त अवस्था में कुंडलिनी आपके बेसिक पर पड़ी रहती है, शक्ति का आधार है, तो योगी लोग उसको अपनी क्रियाओं के द्वारा जगाते हैं। और आपकी ऊर्जा ऊपर को ऊर्ध्वगामी होकर के सारे चक्रों को एक्टिवेट करते हुए, एनर्जाइज करते हुए वह आपके सहस्त्रार तक जाती है। और उसके बाद जब आपको आत्मज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम योगी लोग ऐसे होते हैं। तो अब ये जब ये सब आप कार्य करते हैं तो इससे होता क्या है, अब हम इसको प्राणायाम को, इसमें विशेष महत्व है। आसन तो वो शुरू में किए जाते हैं कि शरीर इस लायक बने कि आप योग के लिए सही हो। लेकिन उसके बाद हम जो प्राणायाम का इसमें विशेष महत्व होता है। प्राण का आयाम, श्वास लेना और छोड़ना, वो क्या करता है, जब आप श्वास लेते हैं अंदर जाता है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग, नीचे जाता है तो आप मैक्सिमम क्वांटिटी में ऑक्सीजन ले रहे हैं। और जब बाहर आप निकालते हैं उसे, तो सारे शरीर के जो इंटॉक्सिकेट्स होते हैं उनको निकाल कर, उनको खींच करके वो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भेजता है। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि आपको पता ही नहीं चलता है, श्वास लिया आपने और बाहर निकली, इतने में बहुत कुछ काम अंदर हो जाता है शरीर के। तो ये प्राणायाम से आपके शरीर की शुद्धि होती है, और ध्यान से आपके चित्त वृद्धि निरोध होता है, और आपके राग द्वेष और इस तरह के जो चीजें हैं वो खत्म होती हैं। तो इसलिए योग का विशेष महत्व माना गया। और आसनों से आपके शरीर मसल्स वगैरह जो एक्टिवेट होते हैं, एनर्जाइज होते हैं, और उसकी वजह से आपके शरीर का ब्लड संचालन है, प्राण का संचालन है, वो सही रूप से होता है। और योग के माध्यम से आप निरोगी होकर के अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। ये इसका मैंने कंक्लूजन निकाला है। और कुछ हाँ, एक और चीज बता दूं, अगर आप टाइम है तो बताऊं तो। इसमें एक बहुत बड़ा काम ये होता है कि एनर्जी का, मैंने तो जो देखा है कि ऊर्जा का सारे दुनिया में, सारे संसार में ऊर्जा का ही खेल है। ऊर्जा ऊर्जा जो प्राण ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, वाइटल फोर्स। देखिए, शरीर की 2 बड़ी विशेषताएं हैं। एक तो है वाइटल फोर्स, जीवन दायिनी शक्ति अंदर है शरीर के हमारे, जो हम श्वास प्रश्वास के माध्यम से लेते हैं। दूसरा, हमारे अंदर सेल्फ रिकवरी सिस्टम है। ऐसी मशीन दुनिया में आज तक कोई नहीं बनी है जो अपनी रिपेयर अपने आप कर ले। मनुष्य ने बड़ी बड़ी मशीनें बना दी, सब कुछ बना दिया, लेकिन ऐसी मशीन वो नहीं बना सकता है। तो ये 2 विशेषताएं शरीर की होती हैं। और हम क्या करते हैं, जब दवा खाते हैं, जैसे बीमार हुए, अब वो बीमार कैसे होते हैं उसका भी हम एक तो आपका खान पान, अंदरूनी रूप से आपके जो है गलत चीज ले ली तो वह आपके उसको दूषित कर देता है। और दूसरा, बाहर से भी बड़ा रिलेशन होता है इसका, क्योंकि जब आपकी सोच होती है, वो सोच के हिसाब से आप एनर्जी रिसीव कर रहे हैं बाहर से। यूनिवर्स में हर तरह की एनर्जी है, उस एनर्जी को पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। जब आपके हर विचार के पीछे ऊर्जा चलती है,
जब आप पॉजिटिव यूनिवर्स से जुड़ते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी चलने लगती है। अच्छे विचार आए तो अच्छे अच्छे ऊर्जा से आप ऊर्जित होते हैं, और जब बुरे विचार आते हैं तो आप बुरे विचार से ऊर्जित होते हैं। वह आपके शरीर को पूरा इफेक्ट करता है। मैं तो ये कहता हूँ कि खाना जो आप खाते हैं, लोग कहते हैं कि गलत सलत खाने से अपच हो गया, लेकिन मैं मानता हूँ कि खाने से ज्यादा जो विचारों का इंडाइजेशन है वो दैट इज मोर डेंजरस। अगर आपके विचार जो है, विचारों को आपने डाइजेस्ट कर लिया तो आपका भोजन भी डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका रिलेशन माइंड का आपके पेट से है। तो ये ऊर्जा का भी हमें विशेष रूप से इसमें जो हम लेते हैं, इसमें हेल्थ रेज होती हैं, ऑरा होती है, ये बहुत, फिर इसका लंबा डिस्कशन है। ये ऊर्जा का भी हमारे शरीर में विशेष महत्व होता है। कुल मिलाकर के योग के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, और उससे हम मोक्ष तक की भी प्राप्ति कर सकते हैं। धन्यवाद। श्री जी। धन्यवाद श्री उप्रीति जी, धन्यवाद उप्रीति जी। मुझे मालूम है कि उप्रीति जी के पास ज्ञान का भंडार है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का, लेकिन संक्षेप में हम लोगों को बहुत सुंदर से एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा सा और सुधार कर दूं। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी लिखा वो संस्कृत भाषा में लिखा और सूत्र फॉर्म में लिखा। जैसे कह देते हैं कि योग चित्तवृत्ति निरोधक, सुनने में बड़ा अच्छा लग जाता है, समझ में आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिस में समझ में नहीं आता है कि ये योग क्या है, चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, और ये निरोध कैसे करता है। हमारे बुजुर्गों ने बहुत बढ़िया से सिखाया है कि दो तरह की लाइफ होती है। एक होता है जिसको हम सकर्म बोलते हैं, मुझे कुछ कर्म करना पड़ रहा है। बोलते हैं ना कि कुछ कर्म नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा। और दूसरा जो मास्टर्स होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो अकर्म की स्थिति में, नॉन डूइंग में स्थापित होते हैं। बहुत गहरे सब्जेक्ट हैं, कभी टाइम मिलेगा तो हम लोग चर्चा करेंगे इस पे, या चर्चा से ज्यादा सर जी, ये सब। जी सर। मैं एक बात इसमें बता दूं, और सर आपने छेड़ दी। मैं इसमें जो गीता में कहा गया है, कुशलता पूर्वक कर्म करिए, एक इतना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसमें सारी उसमें चीज आ जा रही है। कुशल कर्म है क्या, इसको समझना है। कुशलता पूर्वक किया गया कर्म वह कर्म है जिसमें संस्कार आपके बनेंगे ही नहीं। तो वो कर्म क्या है, जैसे आपने कोई भी कार्य किया तो दैट शुड बी अनकंडीशनल। जैसे माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो ये क्या है, अनकंडीशनल है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं उसका। तो इसी तरह से हमको ऐसे कर्म कर्म करने हैं हमको, बाप को बेटे के लिए, बेटे को बाप के लिए, पत्नी के लिए, जो जिसका हमारा कर्तव्य हम कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा स्वार्थ निहित नहीं होगा तो वो अनकंडीशनल लव होगा। ऐसे में इन कर्मों का संस्कार नहीं बनता है। और जब योगी अपने श्वास प्रश्वास के माध्यम से अपने को इस स्थिति में ले जाता है, उच्च स्थिति में, कि तब उसके जो है, जो भी सोचता है, जो भी करता है, वो सब उसके अकर्म, उसके किए हुए वो कुशल कर्म होते हैं, और वह संस्कार उसका नहीं बनता है। तो यह स्थिति जो है बहुत हायर लेवल पर धीरे 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 अभ्यास के बाद प्राप्त होती है, जबकि वो चित्त वृत्तियों का निरोध करते 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 केवल्य की स्थिति में पहुंचते हैं। और ये बहुत उच्च स्थिति है। तो इसमें वही गीता में एक कुशल कर्म है, उसके अंतर्गत ये सब पूरा डेफिनेशन उन्होंने बहुत अच्छे समझा रखी है। थैंक यू प्रीति जी। मैं उसी को और उसमें सिंपल शब्दों राजयोग में। है, उन्होंने तो पूरा एक्सप्लेन किया गीता में बहुत अच्छी तरह से। राजयोग है, ज्ञान योग है, सांख्य योग है, वो एवरीथिंग इज क्लियर देयर। तो मेरे ख्याल से यह है कि मेन जो योग का है वो है श्वास। देखिए, मैं तो श्वास प्रश्वास को ही मानता हूँ मेन। श्वासों का जो लोग कहते हैं शास्त्री, ये शास्त्री है, ये विद्वान है, और पढ़ लिख लिया, डिग्री ले ली, विद्वान है, मैं उनको शास्त्री कतई नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि शास्त्र पढ़ने से या डिग्री लेने से, या बहुत ज्यादा हमने ज्ञान अर्जित कर लिया है और उसको हम रामायण पढ़ ली, भागवत पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, उससे वो ज्ञानी नहीं कहलाएगा। वो शास्त्री वो कहलाता है जिसको श्वास रूपी अस्त्र का ज्ञान है। उसका रीजन बताता हूं कि जब आपको श्वासों का ज्ञान हो जाएगा पूरा, तो आप, क्योंकि
तुलसीदास जी ने है, कबीर ने है और व्यास ने है, क्या किसी से डिग्री लेकर के लिखा था? उनका यहाँ हृदय से, अंदर से निकला था ज्ञान। तो जब आप श्वास रूपी अस्त्र को समझ लेंगे तो यह अस्त्र ही शास्त्र का रचयिता है। तो मैं जब इस स्थिति में पहुंचूंगा तो मेरे मुंह से जो भी निकलेगा वह एक शास्त्र हो जाएगा। ये मेरा मानना है। थैंक यू प्रीति जी। विशाल समुद्र है, स्वस्थ रहना, और जितना ही डिफिकल्ट लगता है इतना ही आसान है। जैसा वो प्रीति जी बता रहे थे, समझदारी के साथ, जैसे कह रहे थे कि योग कौशलम योगस्थः कुरु कर्मणि, गीता में जो कुछ भी करो योग स्थित होके करो। अब योग का सही मतलब बहुत सारे गुरुओं ने बहुत तरह की परिभाषा दी है। सिंपल होता है, योग का मतलब जुड़ना, एकत्व में रहना। तो हमारे अंदर की जितनी शक्तियां हैं, जिसको मैं मन कह रहा हूँ, चित्त कह रहा हूँ, बुद्धि कह रहा हूँ, अहंकार कह रहा हूँ, शरीर कह रहा हूँ, पंचकोश कह रहा हूँ, पंचभूत कह रहा हूँ, जो भी नाम दे रहा हूँ, सारे के सारे यूनिफाइड हैं, योग में हैं। और उसी तरह से हमारा बाहर का स्वरूप, जिसको मैं परमात्मा कह रहा हूँ, सृष्टि कह रहा हूँ, प्रकृति कह रहा हूँ, वो भी मेरा ही स्वरूप है। हम सब कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड जीना ही योग है। तो ठीक से कहें तो हर व्यक्ति योगी है। अब योग का लेवल अलग अलग हो सकता है, कोई बिगिनर हो सकता है, कोई थोड़ा पारंगत हो सकता है। और सिंपल तरीके से देखें तो ये अष्टांग योग की बात करते हैं तो बहुत सारे गुरु कंफ्यूज कर देते हैं कि हमको पहले यम प्रैक्टिस करना है, फिर नियम प्रैक्टिस करना है, फिर प्राणायाम करना है। ये सब कुछ साथ साथ चलता है जब आप समाधि को समझ जाएं। समाधि वर्ड भी दो शब्दों से बना हुआ है, समा और धी। मतलब हमारा इक्वानिमस इंटेलेक्ट, एक ऐसा इंटेलेक्ट जो कि वेवरिंग नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये व्यक्ति ठीक है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, मुझे इसके साथ रहना है, मुझके साथ उसके साथ नहीं रहना है। ये योग की स्थिति है, योग की स्थिति नहीं है, अज्ञान की स्थिति है। जब समाधि में हम स्थापित हो जाएंगे तो हमारे लिए सब कुछ एक बराबर हो जाता है, पिक एंड चूज उसमें नहीं रह जाता है। जिसको हम बुराई कहते हैं, अच्छाई कहते हैं, वो हम दोनों से बाहर आ जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में प्रीति जी बोले थे कि संस्कार ही नष्ट हो जाते हैं। मतलब जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं कि पुराने कर्मों का फल मुझे मिलेगा, तो पुराने कर्म जो भी हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, उससे अब कोई मतलब नहीं रह जाता है। वहां से एक नई दुनिया स्थापित हो जाती है। एक्चुअली ये सब कुछ समझ जाना और सब इसमें जीना, ये आर्थिक विकास के सिद्धांत के खिलाफ जाता है, आर्थिक संपन्नता के साथ जाता है। जो व्यक्ति ये सब चीजों को समझ जाता है वो हमेशा हर तरह से संपन्न रहेगा, आर्थिक रूप से संपन्न रहेगा, मस्तिष्क के रूप से संपन्न रहेगा, भावनात्मक रूप से संपन्न रहेगा। संपन्नता की स्थिति को प्राप्त करना ही। लेकिन आर्थिक विकास आज जो हम कह देते हैं कि कितना कमाते हो, कितना संपन्न हो, इस पे नहीं ध्यान जाता है। तो गहराई में ये सब चीज को समझना ही अपने आप में हमको स्वस्थ स्व में स्थापित कर देता है और मुक्त हो जाते हैं। कोई और सदस्य, कोई और दोस्त थोड़ा और खुलासा। आचार्य कारिकर, अलका दीदी, अभी सिर्फ दो नाम ले रहा हूँ, बहुत लोगों को इनवाइट किया जा सकता है। आप दोनों में से कोई थोड़ा और खुलासा करना चाहेंगे अपने अनुभव का? ओम शांति। ओम शांति। आई ओम थिंक शांति ये दीदी। बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है और मैं भी इस योग का अनुभव कर रही हूँ। रोज 7 से 8 मैं भी योग करने जाती हूँ और डे बाय डे मुझे ही अपने में फर्क दिखाई देता है, अपनी चित्तवृत्ति में। जैसा कि जो मुझे लोग पसंद नहीं आते थे, उनके लिए भी मुझे अभी करुणा पैदा हो रही है, प्रेम पैदा हो लगा है और लगता है कि उन्हें भी सुधार उनमें होगा।
और विश्व के लिए रोज प्रार्थना करना, इसमें मैं खुद को धन्य समझती हूँ। तो ये बहुत एक योग से तुम्हारी चित्तवृत्ति शुद्ध हो जाती है, ये मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। और बॉडी तो सुधर जाती ही है। मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन अभी मुझे मन से लगता है कि मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ, लेकिन फैमिली को नहीं लगता, इसलिए वो मुझे किधर भी जाने नहीं देते। ठीक है, ओम शांति। सभी सुखी हो, सभी भले हो और अपना अपना जीवन सफल करो, यही इच्छा बस। थैंक यू ओम अलका दीदी। आचार्य कारिकर, लंबा अनुभव, लंबी इनिंग का। आचार्य कारिकर। दत्तात्रेय कदम जी, कुछ प्रकाश डालें, या मन में कोई सवाल शंका हो तो उसको भी आगे बढ़ाएं। अनिल राठी जी, आचार्य कारिकर, दत्तात्रेय जी, अनिल राठी जी, कोई भी। सर कोई, हाँ बोलिए बोलिए। नमस्कार। जी कल्याण जी। कोई नहीं बोलेगा, मैं दो शब्द नमस्कार। बोलिए कल्याण जी। हम लोग जीवन जो उप्रेती जी, कल्याण आनंद जी चर्चा कुछ बोल रहे हैं जी। हाँ, चर्चा हम जो कर रहे हैं कि पहले हम लोग सवाल उठाए थे कि हेल्थ के बारे में। बेसिकली आज के दिन में मेडिकल साइंस का बारे में काफी चर्चा होता है। मेडिकल साइंस जो प्रिवेंटिव नहीं है, वो सिर्फ उनका क्यूरेटिव है, उस पर ज्यादा चर्चा। उसके लिए सिलेबस है, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस है, उसके लिए सब चीज है, लेकिन हेल्थ साइंस के लिए नहीं के बराबर जो हम जैसे लोग चर्चा करते हैं हेल्थ के बारे में। काफी चर्चा जैसे पहले वो किए हैं, जो योग को लेकर के, और उत्प्रेत जी ने काफी चर्चा की। मेरे दो तीन चीज है, अगर इसको हेल्थ के बारे में चर्चा हम लोग करते हैं कि हेल्थ जुड़ा हुआ है। जैसे कहा जाता है कि ये बॉडी जो माइंड, जो बॉडी है, माइंड है, स्पिरिट है, ये ट्राइफेरियस है। ह्यूमन बीइंग इज ए ट्राइफेरियस। हम लोग को जैसे योग और भोजन ये दोनों शरीर के लिए है, मन के लिए जैसे पॉजिटिव थॉट्स कैसे आए, जिससे चित्त का वृद्धि हो, तो पॉजिटिविटी कैसे बढ़े, उसके लिए भी सोचना चाहिए। और उनको और गहराई में उनको ले जाने के लिए मन को कैसे जैसे समाधि तक ले जाने के लिए, वो तीनों को बैलेंस लेकर के हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर अच्छा भोजन भी कर रहे हैं, अच्छा खाना भी खा रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, अगर नेगेटिव थॉट्स बार बार आ रहा है तो बीमार पड़ना तय है, आप बचा नहीं सकते इसको। तो हमको एक बैलेंस रूप में अगर शरीर के बारे में हम लोग सोचते हैं, स्वयं के बारे में सोचते हैं, स्वयं का मतलब को समझना पड़ेगा। मैं कौन हूं, जो पहले आप लोग को श्री जी ने चर्चा की है, मैं कौन हूं, उसको समझने के बाद उनको ठीक कर सकते हैं। अगर इसको हम और भी आगे थोड़ा ले जाते हैं कि इस चीज को हम आज 20 लोग के बीच में चर्चा करते हैं, उसको आगे ले जाने के लिए उसमें जुड़ा हुआ है कि कैसे हम ले जाएंगे कि इसका हेल्थ साइंस का एक वॉलेंटियर्स, ये बेयरफुट वॉलेंटियर्स खड़ा कर सकते हैं क्या? ये हो सकता है कि गांव-गांव में, जिस तरह बोल रहे हैं कि गांव-गांव में अगर उसको प्रिवेंटिव लेना है, तो उनको काफी कार्यकर्ता चाहिए और हेल्थ वर्कर चाहिए। जो हेल्थ वर्कर के नाम पर आज गवर्नमेंट ने कि प्राइवेट संस्था ने दुकान खुलकर रखे हैं, वो पैसा कमाने का, वो सही नहीं है। हेल्थ वर्कर वो होगा जो स्वयं को जानेगा और उनका काम भी करेगा। उसके लिए काफी ट्रेनिंग ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो, कि इस तरह का एक हम कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो भी आप लोग सारे लोग हैं। दूसरी है कि तीसरी चीज है कि हेल्थ वॉलंटियर्स होने के बाद जो नेचुरोपैथी है इसको कैसे प्रमोट किया जाए, उस पर भी ज्ञान थोड़ा सा चाहिए। उसके लिए भी हमको अगर इस तरह का कोई अनुभवी हो, कि आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथी हो, कि यूनानी हो, योगा हो कि सिद्ध हो, ये सारी चीज पर जिसका बीच बीच में उस वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग अगर ठीक से दिया जाए, जो आसपास के लोग हैं उनको। चौथा है कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर है,
ट्रेडिशनल जैसे वैद्य कहा जाता है हमारे उड़ीसा में, मैं उड़ीसा से रहने वाला हूँ। काफी हमें करीब करीब 500-600 वैद्यों को एक साथ में इकट्ठा किए थे। उनको हम लोग चला ऐसे सोच रहे थे कि उनको कैसे अपग्रेड और किया जाए, उनको कैसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में किया जाए, उसको कैसे समाज में लाया जाए, ताकि जो आज एलोपैथी है कि आज जो बिजनेस फॉर्म है, पैसा लूट रहे हैं, पैसा तो मतलब आज तो इनकम नहीं हो रहे हैं लोग का, आज पैसा लूट रहे हैं। तो उसको कैसे बचा जाए, गांव-गांव में हेल्थ वर्कर को मतलब वो जो वैद्यों को हम लोग का और संगठित किया जाए, उस पर भी किया जाए। तीसरी है कि हम क्या एक जो क्वालिटी मेडिसिन जो है आयुर्वेदिक का है कि नेचुरोपैथी का जो है, उसका हम एक अवेलेबल करा सकते हैं क्या? चीप एंड क्वालिटी मेडिसिन जो है आज आयुर्वेद के नाम पर भी एक लूट चल रहा है। आज नेचुरोपैथी का किंबा कोई जो पंचकर्मा कर रहे हैं, उनको नाम पर भी काफी लूट हो रही है। उसको कैसे ये किया जाए, उसमें भी अगर काफी लोग हम एंगेज कर सकें तो बहुत सारी होगा। और तीसरे है कि लास्ट है कि ऑनलाइन जो फ्रीलांस सर्विस देने के लिए डॉक्टर का कि हो सकते हैं कि हमारे बीच में लोग काफी लोग होंगे, हर स्टेट में कहीं ना कोई अच्छे लोग हैं, डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक के हैं, नेचुरोपैथी का है, सिद्ध का है, योग का है, और ये सारे डॉक्टर का एक समूह बना करके इस तरह का थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के ऑनलाइन भी डेवलप करें, ताकि लोग को जब पैसा डॉक्टर के फीस पर कि डॉक्टर को कंसल्टेंसी पर पैसा गमा रहे, मतलब बर्बाद कर रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं जो लोग, उसको बचाएंगे, उसका भी बचेगा, हमारी भी बचेगा। और ये एक जरिया हो सकता है कि हम हमारे थोड़ा बहुत स्टॉक रख सकते हैं हर जगह पर। उड़ीसा में मान लीजिए हम कई लोग को हर जिले में हो, हर ब्लॉक में हो, हम ऐसे आदमी के समूह बनाएंगे, उनके पास इस तरह का मेडिसिन भी रहेगा, उनका पास इस तरह का कंसल्टेंट करने के लिए नंबर भी रहेगा। इस तमाम चीज किया जा सकता है, एक ऑर्गेनाइज फर्म में किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग को कैसे सिखाएं कि वो स्वस्थ रहने के लिए, पहले काफी चर्चा हुआ है, उसको और भी के फॉर्मल वे में हम कर सकते हैं, जो लोग को जानकारी हो। लोग को जानकारी नहीं है कि मेरे शरीर क्या है, मन क्या है, मेरे मन के अंदर में कौन चला रहा है, उनको कैसे मुझे मेरे सेंसर ऑर्गन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, चीज कैसे गाइड हो रहा है, वो तमाम चीज हो सकता है। काफी उस पर चर्चा दिन भर भी करने से नहीं होगा, इसलिए हम लोग को थोड़ा बहुत जो वर्कर बनेंगे इसके लिए, जो हेल्थ बैरफुट वर्कर हम लोग बनाने की सोच रहे हैं, कि उसके लिए भी थोड़ा सा ट्रेनिंग चलिए। जैसे उप्रीति जी ने काफी उनको जानकारी है, वो अगर कभी सेमिनार की तरह 1 घंटा 2 घंटा का, तो लोग जुड़े। धन्यवाद। थैंक यू मैं कल्याण दादा, थैंक यू कल्याण जी, उप्रीति सर जी, जी, एक मिनट दे दीजिए, मैं आपको बुला रहा हूँ। कल्याण दादा, आपने बहुत सुंदर सजेशन दिया। खुशी की बात है कि इस समय देश में बहुत सारे लोग इंडिविजुअली या ऑर्गेनाइज्ड वे में ये सब काम शुरू कर रहे हैं। जरूरत है हम लोगों को आपस में कोलैबोरेट करने की। कल मैं आपसे बात भी करूंगा, और इसको साकार रूप में दिया जा रहा है और दिया जाएगा। हम इन लोगों के बीच में जैसे उप्रीति जी हैं या बहुत सारे लोग हैं जो अपना नाम भी नहीं देना चाहेंगे, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज वे में किया जा रहा है। कभी टाइम मिलेगा तो सबका समावेश, जैसा आप बोल रहे हैं कि एक अलग से कैडर बना के हर गांव में हमारा कोई फुट सोल्जर हो जो इसमें पारंगत रखता हो। एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो जैसे हम लोग कहते हैं कि बच्चा भगवान होता है, भगवान की सारी क्षमताओं के साथ वो पैदा होता है, लेकिन जैसे होशो हवास में आता है, वर्तमान समाज की शिक्षा व्यवस्था, पालन पोषण, इग्नोरेंस और विजडम के बीच में झूलता रहता है। इग्नोरेंस की तरफ ज्यादा उसका झुकाव हो जाता है, जिसको वो विजडम समझ के जी रहा है। सबको मालूम है कि अपने हेल्थ को ठीक रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है, लेकिन जब तक वो बीमार नहीं होता है तब तक वो रियलाइज नहीं करता है कि मुझे हेल्थ को ठीक रखना है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि बीमार होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा लेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर उसके बाद बीमार होंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक होंगे, उनको उसी में मजा आने लगता है। तो ये बड़ा, जैसे आप बोल रहे थे ना, मन को समझना, इंद्रियों को समझना,
अपने आप को समझना है। यहां से मुक्ति का रास्ता शुरू हो जाता है। लेकिन जो समझा नहीं है उसको शब्दों में हम उसके मन को नहीं समझा सकते हैं। वो क्या है हम उसको नहीं समझा सकते हैं। थ्योरी में तो सबको मालूम है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन तत्वमसी भूल जाता है कि तू भी ब्रह्म है, या सर्वम कल्विदम ब्रह्मम भूल जाता है, एक चीज को पकड़ लेता है। तो मनुष्य स्वभावतः भूल का, कमियों का, इंद्रियों के वश में जीने का आदी हो गया है। उसे बाहर निकालने में समय लगेगा कल्याण दा, लेकिन प्रयास चालू है। थैंक यू। प्रीति जी, आप कुछ करना चाहते थे? हाँ, धन्यवाद सर, मौका दिया आपने। कल्याण जी, मैं आपकी बात पर आया तो आपने बहुत बात एक कही कि इस पर ये कर दें, तो इस पर काम चल रहा है। 7 से 8 बजे मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ। देखिए, वो निशुल्क है, वो 7 से 8 आज कोई भी उसमें ज्वाइन कर सकता है। और मैं खुद कहता हूँ कि अगर आप मनोयोग से काम करेंगे तो विद इन 10 डेज आपको उसका लाभ मिलेगा। कोई भी बीमारी हो, मैं सब रोग के बारे में भी बताता हूँ और उसका निदान भी करता हूँ। और उसके अलावा आप अपने यहाँ से भी मेरे से पूछ सकते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। आपको मैं सामने देख करके आपकी प्रॉब्लम्स को भी बता सकता हूँ। और उसके बाद डिस्टेंट हीलिंग भी मैं करता हूँ। मैं डिस्टेंट हीलर भी हूँ। तो मैं आपको इस मामले में राहत दे सकता हूँ, जितने भी लोग जुड़ना चाहें। और अगर 10 20 50 का बैच बैठ रहा है तो मैं उनको भी यहाँ से हीलिंग दे करके ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। ये मैं आप इसको करिए, मैं आपके साथ हूँ। जगह जगह पर आप, जैसे अब हमारा 7 से 8 चलता है निशुल्क, लेकिन उसमें बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि उसको समझता नहीं। आज आज हर आदमी ये चाह रहा है कि वो चुटकी में उसको फायदा हो, और योग को ये समझता है वो केवल एक्सरसाइज, जो केवल आसन होते हैं वही समझता है वो। लेकिन ये योग नहीं है, इससे भी आगे योग के बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, जिसको हम दिव्य योग कहते हैं। और जो मॉडर्न साइंस है ना, तो ये जो एसोटेरिक साइंस है, आपकी गूढ़ विज्ञान है, यह इससे भी आगे है। जहां पर एक सीढ़ी में एक स्टेप है, जहां से हम उस स्टेप को गैप कर रखा हमने, हम उस सीढ़ी में चढ़ ही नहीं पा रहे हैं, गूढ़ विज्ञान तक हम जा नहीं पाते हैं। हम इसी में उलझे हुए हैं मॉडर्न विज्ञान में। और यह आपके शरीर को क्या करता है, दवाई ले ली आपने, और दवाई लेने के बाद आपको आराम मिला, आप समझते हैं कि दवाई ने आराम किया। मैं कहता हूं दवाई आराम बिल्कुल नहीं करती है। आपके शरीर की जो सेल्फ रिकवरी सिस्टम है, और आपका वाइटल फोर्स है, और इम्यून सिस्टम जिसे कहते हैं आप, वो आपके एक लिमिटेड टाइम के अंदर उसको ठीक कर देता है। और जो दवाइयां होती हैं वो केवल उसको सपोर्ट करती हैं। और उसके बाद जो है वो दवाइयां वहां तो सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन वो दूसरी जगह पर उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। तो योग एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से बिना किसी उसके आप निदान प्राप्त कर सकते हैं। ये जरूरी है कि आजकल कोई इमरजेंसी केस है या वो है, उसमें तो आपको चीर फाड़ वाला उसका मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन अगर आप योग के माध्यम से अपने को सही रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके पास बीमारी फटकेगी भी नहीं, और आपके अंदर आप बूढ़े से भी जवान हो सकते हैं। यदि देखना है आपको तो 7 से 8 ज्वाइन करिए, और मनोयोग से, और 10 दिन के अंदर आप रिजल्ट देख के बताइए कि क्या हो रहा है और योग क्या है। योग जो आजकल हो रहा है, ये योग बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, ये आपका मेरे हिसाब से तो नहीं है भाई। बाकी मैं नहीं कह सकता। आप अगर एक्सपीरियंस लेना चाहें तो यू ज्वाइन फ्रॉम टुमारो 7 to 8। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू प्रीति जी। अभिषेक जी, आप कुछ करना चाहते हैं? जी, जो आज हमारा विषय था वो ये था, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, वेलनेस और आयुष के माध्यम से आर्थिक विकास। अर्थ पे लेकर बहुत सारी भ्रांतियां बनी हुई हैं हमारे समाज में। अर्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। अगर आप अर्थ की परिभाषा पे जाएंगे और प्राचीन परिभाषा पे जाएंगे, तो अर्थ का मतलब समाज, राज्य और कई जगह ज्ञान भी है। तो अर्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। अर्थशास्त्र जो ग्रंथ ग्रंथ था वो पैसे से संबंधित नहीं था, उसमें समाज भी था, राजनीति भी थी और ज्ञान भी था, अन्य विषय भी थे। तो अर्थ का मतलब हमारा वो है, आर्थिक विकास वही है। दूसरा ये है कि जो ये प्राचीन ज्ञान की बात आई, योग की बात आई, आयुर्वेद की बात आई और बाकी चीजों की बात आई, इसमें शोध की बात आई, अनुसंधान की बात आई, पश्चिमी सभ्यता के जो
एलोपैथिक और जो वहाँ के वैज्ञानिक प्रगति हुई उसकी बात आई, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आज हम अपने देश में ये जो हमारी इंडियन ट्रेडिशनल पद्धति है, अगर उसको हम विकास करना चाहते हैं तो भी हमें अनुसंधान करना पड़ेगा, हमें पैसा करना पड़ेगा, उनका प्रसार प्रचार करना पड़ेगा। और अर्थ तो लगने वाला है, वो किसी ना किसी तरीके से लगे। और एक और चीज है जो दिक्कत वाली है, अगर राजकीय संरक्षण नहीं होगा, सरकारी सहायता नहीं होगी, जो कि नहीं है। अब जब नहीं है तो उसी का फायदा ये लेती हैं फार्मा कंपनी। भारत में जो लॉबिंग होती है उसमें सबसे ज्यादा लॉबिंग में पैसा खर्च करती है फार्मा कंपनी, क्योंकि इनके पास एक अनलिमिटेड बजट होता है, अनलिमिटेड बजट। वो उस अनलिमिटेड बजट में वो पूरा सिस्टम खरीद लेते हैं। वो हेल्थ मिनिस्टर से लेके और एक छोटे डॉक्टर और कंपाउंडर और मेडिकल स्टोर वाले पूरे चेन को खरीद लेते हैं, और उस चेन के माध्यम से ये अपने पूरे सिस्टम को चलाते हैं। क्योंकि वो जो किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन में जो सॉल्ट होता है उसकी जो कीमत होती है और जो उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, जो टोटल वो आता है, वो तो पीनट होती है। मतलब 1 पैसे की चीज अगर 1 रुपए में बिके या 1 रुपए की चीज 100 रुपए में बिके, तो आप समझ सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन कितना है। इसीलिए ये इतनी तगड़ी लॉबी है, फार्मा लॉबी। अब फार्मा लॉबी में क्या है कि अगर इसको समझना हो तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक बना हुआ है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक ऐसे लोगों की संस्था है जो मेडिकल माफिया बोले जाते हैं। अब ये मेडिकल माफिया कितने ताकतवर हैं कि अगर इनके खिलाफ कोई बोलता है और कोई नैरेटिव, कोई विषय इनको सूट नहीं करता, तो उसके खिलाफ ये कोर्ट में चले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो हर तरह से ह्यूमिलेट हो। बाबा रामदेव के पीछे ये हाथ धो के पड़ गए। बाबा रामदेव जी ने कुछ गलतियां की, लेकिन पूरा सिस्टम एक इनके पीछे लगा हुआ है, रामदेव के पीछे। हर एक चीज में, माइनर से माइनर चीज में कमी निकाल के और उनको खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। अब बाबा रामदेव की गलती यही थी कि उन्होंने उनके जो सेट किए हुए मार्केट था, उस मार्केट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी। और ये पूरा नेक्सस जो है वो इंटरनेशनल है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां लगी हुई हैं, इसमें बड़े बड़े फंड मैनेजर्स लगे हुए हैं, इसमें बड़ी बड़े मतलब लोग लगे हुए हैं जो दुनिया को पीछे से कंट्रोल करते हैं। आगे तो ये पॉलिटिशियन तो पपेट होते हैं, चेहरे होते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में अगर हम वेलनेस, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जिसमें बीमारी ना पड़े, आयुष जहां पर कम से कम टॉक्सिन्स लेके और कम से कम हम जहर लेते हुए अपने शरीर को बेहतर रख सकें, वेलनेस, योग, प्राणायाम, ध्यान के माध्यम से किस तरह से हम शरीर के स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। तो इन स्थितियों में जब हम बात करते हैं तो हमें अर्थ की बात करनी ही पड़ती है, क्योंकि ये लड़ाई है और इस लड़ाई को बिना अर्थ के नहीं लड़ा जा सकता। और जो उत्पेती जी काम कर रहे हैं और हमारे अंतरंग जी काम कर रहे हैं और जो हमारे आचार्य प्रशांत चतुर्वेदी जी काम कर रहे हैं और जो हमारे अन्य साथी काम कर रहे हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में, प्रशांत बैस जी काम कर रहे हैं। तो है क्या कि ये सभी साथी अपने अपने स्तर पे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन काम जो हो रहा है बिट्स एंड पीसेस में हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। एक समग्रता नहीं है, सभी लोग स्वयंभू बने हुए हैं। अब समग्रता कैसे आए? समग्रता लाने के लिए क्या है कि इनमें आपसी संवाद होना बड़ा जरूरी है। आपसी संवाद होगा और साथ ही साथ समग्र एक प्रोग्राम बनेगा। जो पुराना सिस्टम था, आप ये बात करते हैं कि पुराने सिस्टम में जो गुरु होता था, मतलब जो शिक्षक होता था, जो वैद्य होता था, वो पैसे नहीं लेता था। तो पैसे इसलिए नहीं लेता था क्योंकि उसको समाज जो होता था वो उसकी सहायता करता था, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था बनी हुई थी, एक वर्णाश्रम व्यवस्था थी। तो धीमे कर दीजिए क्योंकि बाबू रुक नहीं रही। एक वर्णाश्रम व्यवस्था थी और फिर वर्णाश्रम व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। जो हमारे राजकीय संरक्षण मिलता था वैद्यों को, गुरुओं को, आचार्यों को, खत्म हो गया। आज की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल विकृत व्यवस्था है, जिसमें कि ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, जिनको ऐसी शिक्षा मिली होती है जिनसे
ना वो वेस्ट के रहते हैं ना ईस्ट के रहते हैं, वो कहीं बीच के रहते हैं, और साथ ही साथ प्रलोभन इतने कि उसमें वो बह जाते हैं। इन स्थितियों से निपटते हुए अगर हम लोग यहाँ पे चिंतन कर रहे हैं और इस पे बात कर रहे हैं, इस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम वो काम करें जो भेड़ चाल में ना हो, और हम कुछ ऐसा दे के जाएं समाज को, इस देश को, इस दुनिया को, कि दुनिया धर्रे पे जो चल रही है, या फिर दिन पर दिन जो स्वास्थ्य का खर्चा लोगों का घर तक बिकने की स्थिति बना दे रहा है, ऐसी स्थिति से लोग निकले। बड़ी विकट स्थिति होने वाली है। अभी गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम लाई, और उस स्कीम में बोला गया कि 5 लाख तक का हेल्थ केयर फ्री है, लेकिन हकीकत ये है कि गवर्नमेंट बड़ी बड़ी स्कीम्स बना देती है, लेकिन उसको चलाने के पास उसका पास फंड भी नहीं होता है। और ऐसे फिर प्लान बना दिए जाते हैं कि वो पैसा वो रूट हो जाता है इन्हीं प्राइवेट हॉस्पिटलों और प्राइवेट डॉक्टरों के पास। सरकारी अस्पताल तो दिखाने के लिए रह गए हैं, वहां पे कुछ तो है नहीं, सारा प्राइवेट हॉस्पिटलों के माध्यम से, और ये जो उन्होंने सारे सिस्टम बनाए हैं इसके हिसाब से वो पैसा बैक टू यही हेल्थ केयर माफिया के पास जा रहा है। स्थिति बड़ी खराब है। हम पैसे के नाम पर इतना बिदकें मत। पैसा हमें जरूरत लगेगा, और पैसा जो है कोई गलत तरीके से नहीं, लोगों की सेवा करके, लोगों को स्वास्थ्य करके और लोगों को बेहतर करके कमाया जा रहा है, तो वो एकदम उचित है। क्योंकि सरकारी संरक्षण नहीं है, सामाजिक संरक्षण नहीं है। सरकारी संरक्षण का मतलब राजकीय संरक्षण नहीं है, सामाजिक संरक्षण नहीं है। तो वो आदमी जो काम कर रहा है, जो लोगों की सेवा कर रहा है, वो क्या खाएगा, कैसे अपने परिवार को पालेगा, कैसे उसमें शोध करेगा। इसलिए थोड़ा चिंतन जो है आज की परिस्थिति के अनुसार किया जाए, अर्थ के असली मतलब को समझा जाए, और साथ ही साथ हमें ये जो चिंतन है इसको जमीन पे उतारा अगर नहीं, तो हमारे लिए ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली जैसी स्थिति होगी। हम कोऑपरेटिव के माध्यम से उतारें, व्यक्तिगत प्रयासों से उतारें, या किसी तरीके से उतारें, हमको ये करना पड़ेगा। जो चीज हमें नहीं आती है तो वो बताया जाए कि हाँ ये नहीं आती है, तो उसके लिए विशेषज्ञ लाए जाएं, उसके लिए तरीके बनाए जाएं, उसके लिए युक्तियां निकाली जाएं, उसके लिए रणनीतियां बनाई जाएं, और उनको प्रयोग किया जाए, उनको टेस्ट किया जाए, और जो उसमें सफल हो जाए उसको बड़े स्केल पे चलाया जाए। बाबा रामदेव वाला मॉडल फेल हो चुका है, और वो क्योंकि उन्होंने अपने को एक कॉर्पोरेट की तरह, कॉर्पोरेट घराने की तरह चलाने की कोशिश की थी, इसलिए फेल हो गया। इसलिए सहकारिता वाला मॉडल जो है उस पर हमें जाना होगा, और एक समग्र चिंतन के साथ इस काम को आगे बढ़ाना होगा। यही एक रास्ता दिखाई देता है। और आप सभी लोग बहुत अनुभव वाले हैं, आपने सभी ने बहुत जीवन में काम किया है। आपके अनुभव और आपके जो समर्पण है उससे हमें बड़ा लाभ होगा, और हम लोग कुछ इसको अच्छा बना पाएंगे। और इसमें स्वास्थ्य के साथ और समग्र स्वास्थ्य के साथ शिक्षा और रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों को जोड़कर एक इसको संपूर्ण कार्यक्रम बनाते हुए जमीनी स्तर पर, ग्राम स्तर पर, वार्ड स्तर पर लॉन्च किया जा सकता है। इतना ही मेरा कहना है। और इस पर आप लोग चिंतन करें। जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, सहकारिता वाला हो या ब्लॉक अडॉप्शन वाला हो, उनमें ये 2 विषय हैं इन पर हम लोग लगातार सोच रहे हैं कि कुछ अच्छे मॉडल बनाएं और एक होलिस्टिक फॉर्मेट में आए, समग्र रूप में आए। तो उसके लिए ये प्रयास चल रहा है। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा विचार रखा है। अब मैं चाहूंगा कि अन्य साथी जो बच गए हैं वो भी अपना विचार रखें। धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक जी। मैं सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा सलाह दिया कि जो सरकार की तरफ से या जिसको हम व्यवस्था कहते हैं वहां से अरेंजमेंट नहीं है, तो हम लोगों को सामाजिक व्यवस्था खड़ी करनी है। और जिस पे हम लोग अभी प्रयासरत हैं कि हर एक युवा जो हमसे जुड़े, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जितनी भी हो, एक कम्युनिटी के रूप में हम लोग अम्ब्रेला खड़ी करें। और संपन्नता इंडिविजुअल का और कलेक्टिव का, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट आप कहिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट कहिए, सब कुछ का सर्वांगीण समावेश करके, और बहुत जल्दी जिस तरह से हम लोग लगे हुए हैं, उम्मीद है कि साल भर के अंदर झांकी स्पष्ट दिखाई पड़ने लगेगी। उसमें जरूरत के अनुसार सुधार करते जाया जाएगा। बिकॉज कोई नहीं कह सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो परफेक्ट है। हम सब मिलके अपना अपना विचार विमर्श, योगदान और
साल भर का एक टारगेट लिया जाए कि 26 के अंदर एक मॉडल हमारे पास जरूर खड़ा हो जो सर्वांगीण विकास को इंश्योर करता हो और सारी व्यवस्था इन हाउस, ताकि हमको बाहर से किसी एजेंसी से कुछ लेने की जरूरत ना पड़े। विद इन हाउस जो जरूरत है हम लोग खड़ा करेंगे और स्वास्थ्य से लेके, बुद्धि से लेके, समृद्धि से लेके सब पे काम होगा। थैंक यू। अभी अभिषेक जी ने रिक्वेस्ट किया है, सिर्फ 6 मिनट बाकी है। कोई साथी शॉर्ट में जो भी अपना व्यू, अपना कमेंट देना चाहते हैं, अदरवाइज 9:30 अभिषेक जी वी शुड क्लोज। बाकी रहेगा तो हम कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर दोबारा ला सकते हैं इस टॉपिक को। थैंक यू। आचार्य विजय कारिकर, आपने हाथ उठाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 से 3 मिनट लगेगा यदि आप परमिशन दें तो। गो हेड, गो हेड। सबसे मुख्य विषय है रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना, और इस रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार की हरी पत्तियां हैं। शिव जी को बिलपत्र चढ़ रहा है, गणेश जी को दुर्वा चढ़ रही है, लड्डू गोपाल को तुलसी दल चढ़ रहा है, माता रानी को जवारे चढ़ रहे हैं। घर में सजावट के लिए, मंडप बनाने के लिए आम के पत्ते, जामुन के पत्ते लगाए जाते हैं। जब पूजा होती है उस समय आम के पत्ते कलश में रख के उसका पूजा के बाद में पान किया जाता है। तो सारा इसमें एक सूत्र बता देता हूं, कर ही आहार शाक फल कंदा। तो शाक मतलब पत्तियां हैं, और उसमें पेड़ों की पत्ती भी ली जा सकती है, और हमारे व्यंजनों में हम मीठा नीम लेते हैं, तेज पत्ता, नाम से ही आ रहा ना, पत्ता उसमें आ रहा, मीठा नीम, कड़ी पत्ता जिसको बोलते हैं करके। और पूजा के लिए भी बता दिया मैंने। और सबसे बढ़िया इसमें एक पदार्थ हमारे यहाँ सभी राज्यों में चलता है, जिसको बोलते हैं पानी पूरी का पानी या पुचका या समथिंग, उसको बनाया जाता है। तो उसमें पत्तियों की मात्रा रहती है। यदि वो लगातार 21 दिन ले लिया जाए तो हरी पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक तत्व रहता है, नंबर 1। दूसरा, उसमें मिनरल्स और विटामिन्स भी रहते हैं। तो ये क्या करता है कि ये शोधन करता है। यदि मल है, आध भारी तो मात भारी, पेट खाली तो सारी बीमारी खाली, ये कहावतें चलती है। तो हम यदि हरी पत्तियों को, मेथी की भाजी हम बना के लेते हैं, मेथी दाना लेते हैं। कद्दू वायु विकार करता है क्योंकि उसमें वायु कुपित हो जाती है। ऐसा ही पालक के साथ है, तो पालक के साथ मेथी मिलाई जाती है, कद्दू के साथ में मेथी दाना मिलाया जाता है, और कड़ी के साथ में कड़ी पत्ता, जिसको मीठा नीम बोलते हैं, वो मिलाया जाता है। तो वायु दोष को वो बैलेंस कर देता है। तो हमें यहाँ पर जो प्रक्रिया लेना है, 1 मिनट और लूंगा, कि इसमें यदि हम खाली पेट पत्तियों का रस ले लें, थोड़ी सी मात्रा से प्रारंभ करें, धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। मोटा मोटा भिन्न भिन्न प्रकार की जो हम घर में प्रयोग करते हैं, पान का पत्ता, दुर्वा है, मीठा नीम है, तुलसी है, और मेथी है, पालक है, बथुआ है, लाल भाजी है, अंबाड़ी है, वगैरह वगैरह, आंबड़ चूका है, तो पुदीना है। तो हम इनको एक मुट्ठी एक व्यक्ति के लिए ले लें, उसको अच्छा सा घोट लें, घोट के छान के खाली पेट पी जाए। देखेंगे 3 दिन में मल विसर्जन अच्छे से होगा। और धीरे धीरे मैं इसी के ऊपर कार्य कर रहा हूं। और श्री भैया ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि साल भर में हमारे कुछ रिजल्ट्स दिखेंगे। बिल्कुल, आप अक्षय ये संक्रांत या अधिक से अधिक होली पे आपको 4-5 मॉडल दिख जाएंगे। आज विषय मेरे मनपसंद विषय आया, आधा मिनट और लूंगा, कि हम इसको कर सकते हैं, कभी भी हम इस पे प्रयोग कर सकते हैं। किसी को भी कोई परेशानी है तो वो फोन पे कभी भी मेरे इससे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर सभी के पास लगभग है। बहुत बहुत धन्यवाद। विषय बहुत बढ़िया है, गहन है। और एक बिंदु और आया है इसमें, मन के हारे हारे मन के जीते। तो मन को भी हमको कुछ न कुछ दिशा देना पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट 2 मिनट
कोई भी साथी कुछ कहना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं? सुमेर रावत जी, सुमेर रजावत जी। हुकुम, मेरा तो इतना निवेदन है, बार बार मुंह से कोई चीज निकलती है तो वो ऑब्जेक्ट 100% पूरा होता है। हम जिस मिशन को लेके चले हैं, सब अपने अपने स्तर पर बहुत कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, और वो कार्य करते करते जब बार बार उस पर चिंतन किया जाता है तो उसके परिणाम 100% आएंगे। मैं 2016-17 में कृषि राज्य मंत्री महोदय से कह के आया था कि राजस्थान का नाम इंडिया में, इंडिया का नाम विश्व में करेंगे। आज जिस परिप्रेक्ष्य पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस समय हमारे पास बाहर निकले तो ये लगा कि हम बेवकूफी की वार्ता कर रहे हैं। आज जिस परिप्रेक्ष्य पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस स्टेज पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है सुमेर भाई की भावनाएं समझ गए हम लोग। शायद किसी कारण से सिग्नल नहीं है अभी। सुमेर भाई, अनिल राठी जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैंने पूरा सुना है। अब बहुत से मेरे वरिष्ठ साथी हैं, इन सबको मैं नमन करता हूँ। और एक मुद्दा जो इसमें से छूट रहा है वो है बच्चों की सेहत के साथ में आज जो खिलवाड़ नई पीढ़ी कर रही है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे पर किसी का भी ध्यान शायद नहीं गया है। हम लोग जो भी क्लासेस लेंगे, योग सिखाएंगे, बाकी और जो भी करेंगे, दवाइयाँ देंगे, बहुत सारी हेल्दी टिप्स आती है, होम्योपैथी की आती है, आयुर्वेदिक की आती है, लेकिन उसका अप्लाई हम लोग करते ही नहीं है। लेकिन आज पढ़ाई के नाम पर बच्चों को स्कूली शिक्षा में खेल, ये भावना कम होते जा रही है। उनके स्वास्थ्य पर मोबाइल की वजह से विपरीत असर हो रहा है। और उस पर नई पीढ़ी कैसा ध्यान दे, इस पर भी हमने फोकस करना चाहिए। हमारी पीढ़ी तो 60 पार कर गई है, 65 हो गए, 70 हो गए, 75 भी हो गए, सभी लोग उसमें इंक्लूड है। लेकिन इस जो नन्ही पीढ़ी है हमारी, उस पर कौन फोकस करेगा? उस पर भी फोकस करने की आवश्यकता है ये आयुष में। ये मेरा कहना था। आपने मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। और ये विषय भी है, नजर में है, इस पे काम भी हो रहा है। समय से आपको बता दिया जाए क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, जितनी तेजी से होना चाहिए और भी गति देने की जरूरत है। आपके सबके सहयोग की जरूरत है। अभिषेक जी, ओवर टू यू। 9:30 हो चुका है। जी, अब इसको समाप्त करना चाहिए। सभी साथियों ने सब विचार रख दिए हैं, और इसको रिकॉर्डिंग ऑफ करके अगर किसी को और कुछ बात करनी है तो वो कर सकता है। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। धन्यवाद सभी का, और दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।